दस्तक में बात आज उस चमत्कार की जो सरकार के भरोसे लोग कहीं ना कहीं आस जमाए बैठे हैं। और इस आस का मतलब यह है कि दरअसल बहुत आस है, चमत्कार की भी आस है। हम दरअसल इन 8 मंत्रियों के साथ आज जुड़ने वाले हैं। संजीव बालियान कृषि राज्य मंत्री, श्रीपद नायक पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है किरेन रिजिजू जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, कृष्णपाल भूतल परिवहन राज्य मंत्री, संतोष गंगवार, कई मंत्रालय हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, कपड़ा मंत्री, जल संसाधन मंत्री सुदर्शन भगत, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और ज्वेल उरांव जनजातीय मंत्री। सवाल हर जहन में है कि दरअसल नई सरकार आई है तो वो किस तरीके से काम करेगी और किस किस रूप में अपनी बातों को रखेगी। आज पहला दिन था, पहले दिन में फैसला लिया गया, पहले दिन में पहली कैबिनेट हुई, पहले दिन में सार्क देशों के तमाम प्रमुखों से मुलाकात हुई, हाथ मिलाए गए, कुछ निर्णय सामने आए और इन सब के बीच कई सवाल लगातार गूंज रहे हैं लोगों के बीच कि अब सरकार आ गई और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन हर मंत्रालय को संभाले मंत्री के पास वो कौन सा विजन है, वो कौन सी दृष्टि है जिसको लेकर ये बात बार बार आ रही है कि दरअसल अब जब सरकार बन गई, काम शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कौन कौन किस किस रूप में काम करेगा। हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। इस शुरुआती दौर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त ज्वेल उरांव साहब। ज्वेल उरांव साहब भी हैं और कौन है हमारे साथ इस वक्त? संतोष गंगवार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृष्णपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्वेल उरांव साहब, शुरुआत आप ही से, क्योंकि माना यही जाता है कि इस देश में जो लोग हाशिए पर हैं, हाशिए पर पड़े तबके की दिशा में देखा जाना चाहिए। और जहां तक हमें याद है, सेंट्रल भवन में, सेंट्रल हॉल में जब भाषण चल रहा था नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने जिक्र इसी का किया था। जो समाज में हाशिए पर पड़ा तबका है, जाहिर है उसमें एक तबका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आदिवासी भी है। और आप खुद जिस इलाके से आए हैं चुन के, वो इलाका भी बहुत पिछड़ा इलाका है। आपकी प्राथमिकता क्या है और ये काम किस रूप में लागू होगा जिससे लगेगा कि बिल्कुल अलग तरीके से काम हो रहा है और बहुत तेजी से वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही है? ज्वेल उरांव साहब। सबसे पहले तो जनजाति समुदाय जो है ये बड़ा स्वाभिमानी होता है। इनका मन जीतना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात होता है। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल के अंदर में इनका समस्या के बारे में पहचान नहीं कर पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एनडीए सरकार आया तो मैं भारतवर्ष के पहला जनजाति कार्य मंत्री बना, मंत्रालय बना और हम लोग काम करना चालू किया है। मैं 5 साल जब इस मंत्रालय को चलाया था, उस समय में नया हम कमीशन, बहुत सारे कम्युनिटी का हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया था, हमारी रिवीजन ऑफ द शेड्यूल लिस्ट किया था। सेकेंड धेवर कमीशन रिपोर्ट हमने भुरिया जी को करवाया था और उसका रिपोर्ट भी प्लेस है, लेकिन सरकार उसको 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। हम लोगों का मन जीतेंगे पहले। हम आधा से ज़्यादा जीत चुके हैं। ट्राइबल कम्युनिटी का पुरजोर इस बार वोट हुआ है और उनका जो क्षेत्र का विकास हमारा सबसे बड़ा नारा है। क्षेत्र का विकास, आवागमन के लिए रोड का, रास्ता का, रेलवे का, उनका शैक्षणिक स्थिति का बढ़ोतरी हो, इसलिए एजुकेशन में ध्यान देना है, हेल्थ भी ध्यान देना है। ज्वेल उरांव साहब, साथ ज्वेल उरांव साहब, एक लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों में जितने खनिज हैं, संसाधन हैं, वहाँ की जो जमीन है उस पर कहीं ना कहीं उनको बेदखल आदिवासियों को किया जा रहा है। लगातार पलायन की स्थिति है, उनके पास अपने आप जीने के साधन नहीं बच रहे, लेकिन उन खनिज संपदा पर कब्जा करने के लिए नई नई योजनाएं आ रही हैं, कॉरपोरेट लगा हुआ है। कैसे इस चीज़ों को रोक पाएंगे आप? नहीं, देखिए, इसके लिए कॉरपोरेट हाउस को भी मानना पड़ेगा कि आप उस इलाका का अगर खनिज संपदा हो या वहाँ का कोई भी संपदा को वो व्यवहार में लेना चाहते हैं, उसका काम में लगाना चाहते हैं, तो पहला चिंतन उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो वहाँ बसे हुए हैं, ना कि उनको फोर्स लगा के वहाँ से निकाल के उनका इच्छा के विरुद्ध कोई फैसला होना चाहिए।
तो इसलिए ये मंत्रालय में बहुत सारे रेगुलेशंस है। अब जमीन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, इस क्षेत्र में जो काम करेंगे लिए उनके लिए स्पेशल स्टाटस होना चाहिए, और ये बहुत सारे रेगुलेशंस है। इस रेगुलेशन का रिजर्वेशन पेशा एक्ट का भी है, उसमें आपका ग्राम सभा को उसमें सबसे अधिकार दिया है, उनका अपना जो परंपरागत जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी पहचान किया गया है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाएगा हमारा सरकार में। हम कोई इंडस्ट्री ना आए, कोई विकास ना हो, माइनिंग ना हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन होने से पहले जो व्यक्ति वहाँ बसे हुए हैं उनके लिए पहला न्याय करके उनका विश्वास जीतना हम लोग के लिए प्रायोरिटी न्याय होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार बलियान भी जुड़ गया, मुजफ्फरनगर से चुनाव जीते हैं, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। एक सवाल बलियान साहब हर जहन में होता है कि जब से इस देश में आर्थिक सुधार हुआ है, तकरीबन खेती की 9% ज़मीन अलग अलग योजनाओं में चली गई। किसानों की क्या हालत है ये हर कोई जानता है, इस देश में कितनी बड़ी तादाद में खुदकुशी हो रही है। और जहाँ तक हमें याद आता है, बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए पार्लियामेंट में बहुत बार ये सवाल खड़ा किया। वो कौन सी दृष्टि है जिससे लगता है कि किसान का बेटा सोचेगा मैं किसानी करूं, और किसान करता हुआ किसान खुदकुशी ना करेगा? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। जो आज के समय पे है वो हालत देश में, पूरे देश में किसान से खराब हालात से कोई नहीं है। इसमें मेरा एक कहना है, 70% जनसंख्या इस समय देश की किसी न किसी से रूप से खेती से जुड़ी हुई है। और आप कृषि मंत्रालय के हालात देखिए, पिछले 10 साल में मैंने कभी ये नहीं सुना कि कृषि मंत्रालय ने कोई स्टेप उठाया किसी भी क्षेत्र में। आप आज हालत देखिए, पूरे गन्ना किसान की क्या हालत है। पिछले 1 साल से गन्ना किसान को पेमेंट नहीं मिला है, बच्चों की शादियां बंद होगी, स्कूलों की फीस नहीं जा रही है। ये गन्ना किसान के हालात हैं। कहीं सूखा पड़ा हुआ है तो कहीं बारिश ज़्यादा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नदी जोड़ो योजना की प्रकल्पना की गई थी, वो सरकार बदलती वो वापस चली गई। इसी तरह से अगर आपको याद हो, आज अगर किसान कहीं जिंदा है तो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे शुगर मिल का डीलाइसेंसिंग हो, चाहे मिल्क प्लांट का डीलाइसेंसिंग हो, ये सब काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हुए। उसके बाद से कृषि क्षेत्र पे किसी का ध्यान नहीं है। आज हम विकास की बात करते हैं और 70% जनसंख्या जो कृषि के ऊपर निर्भर है उसको छोड़ते हुए हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास सिर्फ सड़कें बिजली नहीं होती, विकास उस 70% जनसंख्या का भी होना चाहिए। तो मेरा एक मानना है, इस देश में एक नई कृषि नीति तैयार हो। हमारा मैनिफेस्टो में भी साफ लिखा हुआ है कि लागत का 50% मूल्य दिया जाएगा। अभी लाभकारी मूल्य कहीं नहीं दिया जा रहा किसानों को। नहीं, एक बात बताइए बलियान साहब, बलियान साहब एक चीज बताइए, कई भाषणों में नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था समर्थन मूल्य का। उन्होंने कहा था कि बीज महंगे हो गए, खेती के पूरे तरीके महंगे हो, चाहे उसमें खाद की बात हो रही हो, और उन्होंने कहा था ये सारी कीमत हम जोड़ेंगे और उसके बाद उसमें किसान को कैसे लाभ हो, इसलिए वो समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। कई भाषणों में जिक्र किया। ये नया समर्थन मूल्य आपको लगता है कितना वक्त लगेगा लाने में, ऐलान करने में? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा और पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है। इस पे कल पहली बार मंत्रालय जाएंगे, इस पे तुरंत काम शुरू होगा। मैं ये कह सकता हूँ, समय सीमा तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन लागत के ऊपर 50% मुनाफे के साथ लाभकारी मूल्य तय होंगे निश्चित रूप से। और कोशिश की जाएगी कि फसल बोने से पहले किसान को पता हो कि इस फसल का लाभकारी, उस फसल का मूल्य उसको क्या मिलेगा, जिससे वो अपनी मर्जी के मुताबिक फसल बो सके। मैंने बताया ना, अभी तक किसान को, गन्ना किसान को तो ये भी पता नहीं होता कि उसकी शुगर मिल चलेगी या नहीं चलेगी। ये हालात है इस समय। श्रीपद नायक साहब ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णपाल जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे बिल्कुल हट कर, चूंकि गोवा से आते हैं श्रीपद यासु नायक साहब, और आपके पास जो मिनिस्ट्री है वो पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। गोवा अपने आप में पर्यटन के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन इस देश के भीतर पर्यटन को लेकर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्या लगता है अब उसको लेकर, चूंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, पर्यटन वाली जगहों तक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलगाड़ी तक नहीं पहुंच पाती है, कुछ ऐसी जगह छूट है। लगातार जिक्र हुआ है बीजेपी के जरिए हम कैसे कैसे चीज़ों को जोड़ेंगे, और हमें फिर नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया था, हम चाहते हैं कि जब अमृतसर से पटना जुड़ जाए, वहाँ पर ये कम से कम गुरुद्वारे जैसे जुड़ जाए, इसी तरीके से नांदेड़ भी जुड़ जाए, एक
इस तरीके की स्थिति आपको लगता है आने में कितना वक्त लग सकता है, पर्यटन नए दृष्टि से लोग देखने लगे? श्रीपद नायक साहब। हाँ जी, जो कुछ आज तक पर्यटन का विकास होना चाहिए था, हमें मानना चाहिए कि वो अब तक नहीं हुआ है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसी के कारण जो टूरिज्म बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है और इसलिए हमें तुरंत जो करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तुरंत ये देश के लिए जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ बहाल करना है ताकि लोगों। जरा सी तकनीकी गड़बड़ी हुई, हम अटक रही है आवाज। हम आपके पास आ रहे हैं। कृष्णपाल साहब फरीदाबाद से चुनाव जीते हैं, भूतल परिवहन, हाईवे, शिपिंग इनके पास है। और एक सवाल हर जहन में आता है कृष्णपाल साहब, जैसे ही इस देश में सड़क की बात होती है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सड़कों पर जबरदस्त काम हुआ, ये एक सच है। और उसके बाद इस देश की स्थिति में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे चीज़ों में बदलाव हुआ। अब जब नई स्थिति में आप किस रूप में देखते हैं कि देश को सड़क के माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है और उसमें तेजी कैसे लाई जा सकती है? इस दौर में प्रतिदिन जो किलोमीटर बन रहे थे वो तकरीबन 15 किलोमीटर तक से ज़्यादा स्थिति नहीं हो पा रही थी। अच्छा, टेक्निकल गड़बड़ी है, उनके साथ लकीर कट गए। संतोष गंगवार साहब हमारे साथ, लेकिन वो उनकी आवाज़ आ रही है। गंगवार साहब, गंगा की सफाई भी एक बहुत बड़ा है, लोगों के जहन में ये सवाल भी है और आपके सरकार की तरफ से भी कहा गया है। टेक्सटाइल की भी मिनिस्ट्री भी है आपके पास, वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट की बात भी करती है, लेकिन लोगों के जहन में यही बात आएगी कि गंगा को लेकर कितनी तेजी से और वो किस विजन के साथ काम होना चाहिए, क्योंकि गंगा वाले इलाके जो पूरे हैं, खेती गंगा के पानी पर टिकी है, बड़ी ऊर्जावान जमीन है, लेकिन गंदगी और ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन माना जाता है 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, लेकिन गंगा जस की तस है। वो कौन सा आइडिया है जिससे लग रहा है कि अब इसमें एक रवानगी आएगी और सफाई की दिशा में काम तेजी से बढ़ेगा? गंगवार साहब। धन्यवाद जी। आपने जो कहा है वो मेरी समझ में आता है, पर गंगा को हम माँ का दर्जा देते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक संगठन है राम रहीम करके जी, शायद इस संगठन के लोगों ने एक बार हरिद्वार में आकर पूरी की पूरी घाट की सफाई कर दी थी। तो संभव तो सब कुछ है अगर मन में इच्छा शक्ति है, और जब हमने माँ का दर्जा दिया है तो सफाई भी हम करेंगे और गंगा को स्वच्छ करके भी दिखाएंगे। हम में इसकी इच्छा शक्ति है और हम उसके हिसाब से काम करेंगे। हम ये सवाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब टिहरी में बांध बन रहा था तो कुछ सवाल, आप जिन संगठन का नाम ले रहे हैं, उन्होंने आपत्ति भी जताई थी कि टिहरी में बांध बना, गंगा की अविरल धारा को रोका नहीं जाना चाहिए। गंगा हिंदुस्तान में माँ के तौर पर है, लेकिन गंगा इस देश में रोजगार के तौर पर भी है। गंगवार साहब, तो दोनों चीजों को बैलेंस भी करना है। बात सही है, माँ सब कुछ देती है, माँ पूरा प्यार भी देती है, रोजगार भी दिलाती है, सारे काम करती है। और हमारा मानना है कि अगर हमने मन में तय कर लिया है कि हम गंगा को साफ करेंगे तो फिर ये खाली कहने की बात नहीं है। पुरानी बात आप बता रहे हैं, वो बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि कल हम लोग पहली बार, हम और उमा भारती जी बैठ रहे हैं और बैठकर इस दिशा में आगे का एक्शन प्लान तय करेंगे और उसके हिसाब से अपनी रणनीति को तय करके काम करेंगे। ओके। सरकार है, विकास हर जहन में है और इसको लेकर लगातार सवाल लोगों के जहन में भी है। कृष्णपाल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट, हाईवे, शिपिंग, हर की नज़र है इस पर और बड़ी पैनी नज़र है और इसके ज़रिए इस देश को साधा भी जा सकता है। लगता क्या है जो पिछली सरकार में नहीं हो पाया वो अब करना है आपको? निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डायनेमिक लीडरशिप में हर क्षेत्र में इतना काम होगा, ये अगले आने वाला समय इस देश के लोगों को बताने वाला है, आप लोगों को बताने वाला है। क्योंकि इस सरकार का एक एजेंडा है विकास और सुशासन, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हम सब लोगों का सामूहिक दायित्व है
कि देश के विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए हम तब तक काम करते रहेंगे बगैर थके, बगैर रुके। और आप देखेंगे कि जैसे शरीर को चलाने में शरीर की नसों में खून दौड़ता है, ऐसे ही देश को चलाने के लिए सड़कें, अच्छी सड़कें बहुत जरूरी हैं। पिछली सरकार में किस तरह हाईवेज के काम ढीला चला, एक तरह से थम सा गया, उसमें और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि सड़कें देश के विकास में मील का पत्थर हैं। और आप देखेंगे आने वाला समय करेगा कि एक तो देश के प्रधानमंत्री की डायनेमिक लीडरशिप जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और एक हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी की इस क्षेत्र में जो पिछला कार्यकाल है, जो करके दिखाया है उन्होंने रोड्स के मामले में, उनका अनुभव और हमारा उनके साथ, तो आप देखेंगे कि हाईवेज में बनने में भी तेजी आएगी और देश को अच्छी तरह सड़कों के जाल से जोड़ा जाएगा। गंगवार साहब, हम लोगों ने गंगा पे जिक्र किया था। एक गंगवार साहब, एक जहन में लोगों के सवाल होता है रोजगार को लेकर। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आपके पास इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पर है, और टेक्सटाइल को पुनर्जीवित इस देश में भीतर कैसे किया जा सकता है। कई इलाके मैनचेस्टर के तौर पर जाने जाते थे, स्थिति बिगड़ती चली गई इस देश के भीतर में, और उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह भी थी कि कई जगहों पर पावर तक नहीं पहुंच पाता था। बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना होगा। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कितना बड़ी चुनौती है ये वास्तव में आप बहुत सही बात कह रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा आप जो कुछ कह रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है, पर इतना अवश्य कहूँगा कि इस देश के अंदर कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल है। और जैसा मेरी जानकारी में है, करीब पिछले वर्ष जो ये वर्ष समाप्त हुआ है, $40 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज इस मंत्रालय ने प्राप्त की थी, और अब इसको बढ़ाने का भी इरादा है। पर यह बात सही है कि जैसे कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था, तो वैसे ही ऐसे बहुत से काम हैं, चाहे फिर भदोही और बनारस का कालीन का उद्योग हो। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी। और जहाँ मैं रहता हूँ बरेली में करीब 5 लाख से अधिक लोग जरी जरदोजी के काम में रहते हैं। और ये एक इतना बड़ा सेक्टर है जो वास्तव में सही अर्थों में गरीब और मजदूर की सेवा भी करेगा और उनके लिए काम करेगा। मैंने जानकारी ली है कुछ ऐसे काम है जो अत्यंत करने आवश्यक हैं, कि जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में केवल 4 से 5 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी तो चिंता होती है, पर अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में करीब 40 करोड़ लोग हैं, जिसमें ये सारे कारीगर, सारे आर्टिजन्स और ये सारे लोग आते हैं। और दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र में अच्छी संख्या में मुस्लिम भाई भी रहते हैं। सरकारें जो रही उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इनके स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, और हम इसकी योजना बना रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, देश की आर्थिक स्थिति सही होगी, तो इस विभाग को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। और हमने तय कर लिया, और आज ही मैंने मंत्रालय में एक 100 दिन का ब्लूप्रिंट दिया है कि हम कैसे अपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें, और लोगों का कुछ आउटपुट समझ में आए। तो मैं इस बात को, आपके सुझावों को अच्छी तरीके से समझता हूं। तो पिछली सरकारों के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर ये भी जिम्मेदारी हमारी है, और इसके आदमी देश के हर हिस्से में है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो। आप देखते हैं कि कपास है, समाचार सुनने को मिलता है कि मूल्य न मिलने के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? जबकि हमने तय किया हुआ है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दुर्भाग्य है कि उन योजनाओं को सही ढंग से हम लागू नहीं कर पा रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सरकार के अंदर इस बात में सुधार होगा, और ये एक प्रायोरिटी सेक्टर है कि कैसे हम आम आदमी और गरीब आदमी की चिंता कर सकें, और कैसे हम रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकें। बलियान जी, बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ सवाल कृषि का भी है। आर्थिक सुधार शुरू नहीं हुआ था 1990 में। इस देश में जीडीपी में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी जो थी वो 60% तक थी, और आज वो 20% से कम हो गई है। दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? एक तरफ आर्थिक सुधार जो कृषि को खत्म कर रहा है,
और दूसरी तरफ कृषि की जरूरत इस देश में जो अभी भी लोग टिके हुए हैं 60% से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ही टिके हुए हैं। ये बैलेंस कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए आपके जहन में क्या है? ये बैलेंस सिर्फ एक तरह से बनेगा, वो होगा कृषि बेस्ड उद्योग लगाए जाएंगे। आप ये देखिए कि गांव से, जब आज मैं गांव का रहने वाला हूं, हमारे गांव में आधी आबादी का पलायन हो चुका है शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में, क्योंकि खेती घटती जा रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जमीन हर आदमी के पास कम होगी, तो उसे रोजगार के लिए शहर जाना पड़ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग हर गांव में या 10-15 गांव के क्लस्टर बना के उनके बीच लगाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री पर ध्यान दिया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री पर डेयरी, आप जिस तरह के जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के उद्योग है, अगर आप उन पे ध्यान देंगे, इस तरह के उद्योग पे ध्यान देंगे, तो एक तो पलायन जो गांव से शहर की तरफ हो रहा है वो रुकेगा। जो शहरों के ऊपर एक दबाव पड़ रहा है गांव के लोगों आने से, वो दबाव कम होगा। और दूसरी बात, जब अगर आदमी अपने घर में रहेगा तो उद्योग धंधे अगर गांव में लगा सके हम, उसकी सबसे बड़ी एक समस्या है, वो समस्या है गांव में बिजली का ना होना। शहर में हम बात करते हैं दिल्ली में 24 घंटे बिजली की, जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में बिजली है 4 घंटे 5 घंटे। इस गैप को जब हम दूर करेंगे, जब हम विकास को गांव तक लेकर जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि गांव अपने आप समृद्ध होंगे और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर गांव चल पाएगा। वरना तो ये आर्थिक आज़ादी जो आज है वो सिर्फ एक चकाचौंध है, वो शहरों तक सीमित है, मेरा मानना है, वो अभी तक गांव में नहीं पहुंची। आप ये बात देखिए, जितनी भी रिसर्च हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, साइंस है, लेकिन साइंस को हम ज़मीन पे नहीं ले आ पाए। जो रिसर्च होती है कृषि के क्षेत्र में, वो रिसर्च किसान तक पहुंच ही नहीं पा रही है। 2% ओवरऑल आप एग्रीकल्चर की अगर वो देखें ग्रोथ रेट, तो 2% है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम लगातार। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। अगर इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ किसान देश के जो विकास है उसमें सहभागिता कर पाएगा, मेरा मानना है। जयल उरांव साहब, चुनौती हर मंत्रालय के पास इतनी बड़ी है कि आखिर में वही सवाल आ जाता है, इस देश में आदिवासी के पास बचेगा क्या? आदिवासी का पेट उसकी अपनी ज़मीन से नहीं भर पा रहा है। वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें आप पैदा कर देंगे कि सबसे पहले आदिवासी को देखा जाए? जयल उरांव साहब। नहीं, आदिवासी का पेट भरने के लिए उनको काम करने का, कृषि उपज या बाकी उनका जो जो काम है उसमें उनको व्यवस्था देना पड़ेगा। मान लीजिए जिसका पास ज़मीन है उसमें सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। आप सिंचाई के लिए आजकल बिजली का भी आवश्यक हो रहा है। तो ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कृषि का और बहुत सारे इनपुट अगर उनको दिया जाए तो वो स्वयं अपने आप काम करके उसमें संपन्न होंगे, स्वयं सक्षम होंगे और अपना पेट भर पाएंगे। उसके साथ साथ भी ये भी एहसास उनको दिलाना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं, उनके लिए कोई सरकार है, उनके लिए देश के बाकी जनता भी चिंतित हैं। ये बात का एहसास भी उनको दिलाया जाएगा ताकि वो आगे आएंगे। आज सबसे ज़्यादा ट्रबल जो ट्राइबल एरिया में है वो विश्वास की कमी है। सरकार के ऊपर में विश्वास करना, स्टेट गवर्नमेंट हो या वहाँ का लोकल छोटा छोटा माने व्यवस्था हो, उसमें विश्वास का कमी है। ट्राइबल लोग उनको विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनको विश्वास में जो ले पाएगा उनके वो साथ देंगे। इसके कारण बहुत सारे एरिया में नक्सल भी ये इसका फ़ायदा ले रहे हैं, उसका बेनिफिट लेके भड़काने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिले, उनको इनपुट दें, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए इनपुट दें, उनका बाकी वन उपज जो है उसके लिए मार्केटिंग का व्यवस्था हम करें। आपको एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। ट्राइब शॉप हम लोग जो एक पायलट प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया था, वो ट्राइब शॉप आज सक्सेसफुल होते जा रहा है। ट्राइबल का जो भी प्रोडक्ट है, आपका हैंडीक्राफ्ट हो, आपका कपड़ा उनका हो, बाकी जो हो, इसका मार्केटिंग अच्छा धीरे धीरे पकड़ रहा है, लोगों में रुचि बढ़ रहा है और मिडिल मैन इसमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहा है। ये ऐसा प्रयोग के कारण भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा आप लोग छोटा छोटा प्रयोग भी आगे करेंगे। जी श्रीपद नायक साहब, एक सवाल हर जहन में अब आ रहा होगा कि पर्यटन को लेकर जो 5 सितारा संस्कृति है, गोवा भी अपने तौर पर उसकी पहचान है, उन इलाकों तक तो लोग पहुंच जाते हैं,
लेकिन जो ग्रामीण इलाके, आदिवासियों की तस्वीर दुनिया भर की मैगजीन में छप जाती है, बस्तर के इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन टूरिज्म डेवलप हो, उससे रोजगार पैदा हो, लोगों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक पहुंचे, इसके लिए लगता है बहुत सारे मंत्रालयों को मिलाना होगा। क्या ये आपके जहन में है? हाँ, जरूर जरूर। एक पर्यटन मंत्रालय सब कुछ कर नहीं सकता है, सभी मंत्रालय का सहयोग उन्हें चाहिए। ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, सी ट्रांसपोर्ट हो या एयर ट्रांसपोर्ट हो, और बाकी जो मंत्रालय, जो यदि गांव का विकास हो गया, एक गांव एक टूरिज्म क्षेत्र बन सकता है। और हमें मानना पड़ेगा कि सभी क्षेत्रों में अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं उतनी तरह हम दे नहीं पाए हैं। और इसलिए पहला विचार तो यही करना चाहिए कि जहां हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, वहां मूलभूत सुविधाएं का जो प्रश्न है वो पहले समाप्त करना पड़ेगा। वो मूलभूत सुविधाएं सबको देनी पड़ेगी और सबको विश्वास में लेके, जैसा आदिवासी क्षेत्रों और कुछ क्षेत्रों, ऐसे बहुत से इंटीरियर क्षेत्र जो है वहाँ हम टूरिज्म का विकास कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ एक अच्छे तरह से टूरिज्म बढ़ सकता है। गोवा है, और तरह तरह के जो टूरिज्म है वो सब टूरिज्म इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे तो सब तरह से टूरिज्म बढ़ सकता है। चलिए, ये चुनौती है और हर मंत्रालय के सामने या हर मंत्री के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और सारे मंत्रालयों को मिलकर एक साथ कैसे काम करना है, ये सवाल इसलिए बहुत बड़ा हो चला है क्योंकि इस देश ने जो जनादेश दिया है सरकार को, वो वाकई कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण स्थिति जनता जिस उम्मीद और जिस आस से देख रही है वो कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसलिए 2-3 सवाल जो हर जहन में उठते हैं, आदिवासियों के सवाल, खेती का सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल, जो खास तौर से हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, और इन सब के बीच पर्यटन का सवाल। लेकिन एक बात कृष्णपाल जी, एक लोगों के जहन में होगा, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र से सटा हुआ है, लेकिन शिपिंग के क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं है, आज़ादी के बाद से नहीं हुआ है। और शुरुआती दौर में भारत की पहचान दुनिया में जिस समुद्र के रास्ते से बनी, आज की तारीख में वहां पर कोई काम, डेवलपमेंट उस तरीके से क्यों नहीं हुआ है? और आप लोगों के जहन में क्या है इसको लेकर, शिपिंग के क्षेत्र में खासतौर से? देखिए, अभी हमने और नितिन जी ने परसों जाकर हम अपने मंत्रालयों का चार्ज लेने वाले हैं। हमने अधिकारियों को बुलाया है और उनसे सारे डिपार्टमेंट की हम जानकारी लेंगे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा काम चल रहा है, उसकी गति क्या है, और उसमें उसको गति देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम रोड मैप बनाएंगे, एक समय सीमा तय करेंगे कि हम रोड्स पर, हाईवेज पर क्या कर सकते हैं, उसकी गति को कैसे बढ़ा सकते हैं। और शिपिंग के मामले में हमने कहाँ पोर्ट बनाने हैं, कहाँ शिपिंग को और शिप लाने हैं, उसमें कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। इस सब के लिए हम रोड मैप तैयार करेंगे और समय सीमा तय करेंगे। और जो तक अब तक इन चीज़ों में अनदेखी होती, अब आप देखिए, अलीगढ़ से जाइए आप लखनऊ के लिए, रोड की क्या, हाईवे की क्या हालत है। बहुत से रोड कई सालों से बन रहे हैं लेकिन अधूरे पड़े हैं, क्योंकि जब तक सरकारों में इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई काम गति नहीं पकड़ सकता। बात है इच्छा शक्ति की, काम करने की, मन में संकल्प की, और इस सरकार में इच्छा शक्ति भी है, संकल्प भी है। आप देखते जाइए, जहां जहां कमियां हैं उनको दुरुस्त करेंगे और काम में तेजी लाएंगे जी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि हमारे साथ जो तमाम मंत्री मौजूद हैं उसमें दर्शक इस चीज को समझे कि एक तरफ बात अगर पर्यटन की हो रही है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का जिक्र भी है, और संयोग से किरण रिजिजू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि गृह राज्य मंत्री बनाए गए और अरुणाचल से जीत कर आए हैं। किरण जी, अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से एकदम सटा हुआ इलाका है, और लोगों के जहन में एक सवाल रहता है कि जो पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य है, जो खासतौर से 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं, या वहां के लोग जब वहां से बाहर आते हैं तो उनको लगता है कि वो एक इंडिया में आ गए, और एक डिफरेंस है। इसे कैसे दूरी को पाटा जाए, या पाटने की स्थिति में आपको लगता है कौन से काम होने चाहिए? किरण जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाए हैं। भौगोलिक जो स्थिति देखेंगे तो पूर्वोत्तर दिल्ली से दूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि मानसिक तौर पर और हमारा व्यवहारिक तौर पर किसी भी कारण से दिल्ली से दूर होने का कोई कारण नहीं है। अगर इतने साल तक अगर पूर्वोत्तर के लोग
हिंदुस्तान के राजधानी से दूर महसूस करता है या देश के अन्य जो प्रांत में लोग पूर्वोत्तर को दूर समझते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। मैं समझता हूं कि नया सरकार गठन होने के बाद और मुझे एक बहुत ही अहम मंत्रालय का पदभार मुझे संभालने का मौका मिला है, तो इसको कहीं ना कहीं हमको एक नया अभियान चलाना होगा, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा जब देश एकजुट होगा। देश में जितने भी लोग हैं, हम अपने आप को ऐसे महसूस करें कि कहीं का भी हो, चाहे हम केरल का हो, अरुणाचल के हो, कश्मीर का हो, हम एक ही देश के हैं। तो इसमें भौगोलिक जो स्थिति है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए हम एक देश है, इस मानसिकता से हमको आगे बढ़ना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में मंत्री बनाया है और हमारे प्राथमिकता है। मैं जब विपक्ष में सांसद थे तो बहुत सारे मुद्दाएं हमने उठाए हैं और लोकसभा में और अन्य जगहों में जो मुद्दा मैंने उठाए हैं, अब मैं खुद सरकार में आए हैं तो इन मुद्दों को अपने प्राथमिकता देते हुए अपने मंत्रालय के माध्यम से और केंद्र के मंत्रिमंडल के एक सदस्य होने के नाते मैंने अपने मन में जो सोचा है, मैं आने वाला दिन में इसको बिल्कुल ज़मीनी पर लाने का मैं कोशिश करूँगा। वो माइंडसेट जो है, खास तौर से किरण जी देखिए, उत्ताप एकमात्र ऐसी जगह से इस बार मंत्री बने हैं जो बिल्कुल एक लिहाज से कहा जाए एकदम दूरस्थ इलाका है। लोगों के जहन में उत्तर पूर्व में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सरलता से वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि चीन दूसरी तरफ से आ गया और उसने अपने हाईवेज तक क्रिएट कर लिया है। हमारे यहाँ स्थिति बड़ी जटिल है। तो अरुणाचल में रहते हुए आपको क्या लगता है कि चीन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है अरुणाचल वाले लोगों के लिए, या फिर वहां तक हिंदुस्तान जुड़ नहीं पा रहा है, ये बड़ा सवाल हो गया है? जी, ये अरुणाचल के जितने भी जो वासी हैं, सबके मन में है कि हमारे जो मैकमोहन लाइन है, जो हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है जी, उसके उस पार चीन के तरफ जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हैं वो देखने लायक है। जो जिन्होंने नहीं देखा उनको नहीं पता होगा, मैं तो खुद देखा हूँ। वहाँ पे सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, या जो तमाम चीज़ें जो सुविधाएं वहाँ बने हैं, उसके माध्यम से वो बिल्कुल हमारे जो सरहद है वहाँ पहुँच गए हैं। और समय समय पर जो इंट्रूजन का जो हम बात करते हैं कि क्योंकि उसके सुविधा है, बड़ी मात्रा में उसके मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, तो हमारे यहाँ घुसपैठ होते हैं। लेकिन हमारे ओर से जो नीतियाँ रही हैं नेहरू जी के समय से कि जो बॉर्डर इलाका में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करने का जो निर्णय है, उसको पलटना होगा, उसको बदलना होगा। और अरुणाचल प्रदेश में आप सोचिए, आज के दिन में ये 21वीं सदी में वहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे का कनेक्शन अभी अभी हुए हैं, वो भी बिल्कुल असम बॉर्डर के करीब जो थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर अंदर जाने का एक मौका मिला है। तो हमारे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, पूरे प्रदेश में एयरपोर्ट नहीं है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी तक बने नहीं हैं। तो इसका दोषी कौन है? हमारे वहाँ से प्रतिनिधित्व रहे हैं, नेहरू के मंत्रिमंडल में भी अरुणाचल प्रदेश से मंत्री थे, उसके बाद भी मंत्री रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पहली बार मंत्री मैं बना हूँ। मैं समझता हूँ कि जो हिस्टोरी के लिए हम देखें कि कहाँ कहाँ खामियां रही हैं और जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम सामर्थ्य हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बने हैं, मैं समझता हूँ कि एक नई दिशा और एक नया अभियान हम चलाने वाले हैं। और मैं अपने आप पे भी भरोसा हूँ कि मेरा जो कार्यकाल में मैं पूर्वोत्तर और पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा माहौल अपने ओर से मैं प्रयास करूँगा ताकि पूर्वोत्तर के लोग अपने आप को अलग थलग ना समझे और विकास के जो देश की जो दौड़ है, देश की जो मुख्य धारा है, उसमें पूर्वोत्तर पूरा शामिल हो जाए। ये हमारा प्राथमिकता नहीं, ये देखिए बड़ा अद्भुत संयोग है। आप नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर रहे थे हमारे साथ, चूंकि मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के भी जुड़े हुए थे, कृष्णपाल, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी जिक्र कर रहे थे किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। आदिवासी का मसला था, ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर ज्वेलर राम साहब बता रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में भी आदिवासियों की बड़ी तादाद है। ये सारी चीज़ें जुड़ रही है और हमें लगता है ये कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव वे में चीज़ें बहुत जल्दी सामने आएंगी। लेकिन एक सवाल गंगवार साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, आज़ादी के 60 बरस बाद भी इस देश के भीतर पीने के पानी तक को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर
10% से ज़्यादा नहीं है, जिससे लगे कि एक सब नदियों के किनारे जो स्थिति है या फिर जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जाए, पंप लगा दिया जाए। आप चूंकि जल संसाधन से भी जुड़े हुए, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये एक फैक्ट है इस देश का। वजह पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन विजन क्या है अब इस चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाए। आपको ध्यान होगा, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की नदियों को जोड़ने की बात कही थी जी। और हमारे देश में पानी जितना है, हम उसको नियंत्रित अगर कर दें, नियोजित कर दें, तो हमारी ये समस्या हल हो जाए। और आज की स्थिति ये है कि पूरे देश के अंदर आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आधी बीमारी होती है खराब पानी पीने की वजह से। दुर्भाग्य है कि इस ओर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया गया और इसका आम आदमी पर भी असर पड़ रहा है और हमारी कृषि पर भी असर पड़ रहा है। माननीय अटल जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी कि देश की नदियों को जोड़ा जाएगा और देश की नदियों के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी जी। लोगों ने उसका मजाक बनाया। दुर्भाग्य है कि चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे जल का परिवहन हो, पिछले 10 वर्षों में इस सब के ऊपर बहुत रोकथाम हो गई और ऐसी मानसिकता व्यक्त की गई कि माननीय अटल जी का नाम तक सड़क परिवहन से हटा दिया गया। और मैं इस मानसिकता को पसंद नहीं करूंगा, पर इतना अवश्य है कि हम कहने में विश्वास कम करते हैं, करने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये सारी बातों की समस्या से हम परिचित हैं और हम ये मानते हैं कि देश के अंदर अच्छी उपज हो सकती है और देश के अंदर पानी की कमी नहीं है। और इस पानी से हम बहुत से काम कर सकते हैं। पानी से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में एक इसके सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएंगे। हम इसके लिए कोई समय लेना नहीं चाहते हैं। हम बैठकर योजना बनाएंगे और योजना को तत्काल क्रियान्वित करने का काम करेंगे। एक आखिरी कमेंट हम जरूर चाहेंगे यहाँ पर बलियान जी आपसे, क्योंकि एग्रीकल्चर पर बहुत देश के बहुत बड़ा तबका टिका हुआ है। वाकई कोई वक्त तय नहीं किया जा सकता है कि इस देश में किसान खुदकुशी करना बंद कर दे? निश्चित रूप से ये होगा। आप देखिए, पिछले कुछ सालों से, 10 साल से कम पिछली 2 सरकारों में आप देख सकते हैं कि देश में कृषि के क्षेत्र में सरकार के तरफ से कोई प्रयास ही नहीं हुए। आप ये देखिए, आप देखिए किसान की तरफ से आज जो सब्जी घर की नहीं, हम कोई वक्त तय कर सकते हैं कि किसान खुदकुशी नहीं करेगा आज हम की तारीख में? हम कोई वक्त तय कर सकते हैं? देखिए, वक्त तय करना तो मैं ये कहूँ कि 6 महीने लगेंगे, 1 साल, वो तो ठीक नहीं होगा। जी। लेकिन ये होगा जरूर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए, ये उम्मीद है आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। ये बहुत बड़ी बात है, एक साथ तमाम मंत्रालय के लोग जुड़े रहे और ये वाकई चाहे हाशिए पर पड़ा हुआ समाज, आदिवासियों का हो, किसानों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, शिपिंग का क्षेत्र, सड़क का क्षेत्र, पानी की बात, गंगा की बात और खास तौर से पूर्वोत्तर और इन सब के बीच टूरिज्म, सारे मंत्री हमारे साथ जुड़े रहे और ये वाकई सब लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, तमाम दर्शक जान रहे थे। देखिए, ये एक सरकार का चेहरा है जिसके जहन में चुनौती है और ये चुनौती किस रूप में अब अमलीकरण में लाई जाएगी, इस पर हर की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक पहल है, सरकार किस रूप में तेजी से काम करे, हर की नजर है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र कहीं ना कहीं सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात के दौर में हर के साथ जो हुई उसमें पाकिस्तान को लेकर भी नजर रही। आज मुलाकात हुई, शुरुआत है, रोड मैप जो भी निकले, लेकिन मुलाकात कैसे, किस रूप में हुई, आइए जरा चलते चलते उसको देख लीजिए। दस्तक में इतना ही। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। ये कौन आया,
सी क्या चीज यारा, खा ले ये चीज ही भरा चीज फिट। लाइक किया तो शेयर किया, दिल से किया प्रिया गोल्ड चीज फिट। You are not single-dimensional, so why should your learning be? Presenting Transdisciplinary Learning. Now pursue more than one stream of education. Ansal University, spanning decades in education. Zero. Open for fun. जिस लोकेलिटी में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्या वहाँ पे मार्केट है, पानी, बिजली है? कैसे पता करेंगे? बॉन्ड, लोकल बॉन्ड, सीक्रेट एजेंट, हर लोकेलिटी की जानकारी आपको देगा। नॉनसेंस, हर लोकेलिटी की छोटी बड़ी जानकारी आसानी से मिलती है, सिर्फ magicbricks.com पे। तभी तो magicbricks.com, प्रॉपर्टी से ही मिलेगी यहीं। पिताजी को चाहिए छत की नींद, तो हाजिर है पहियों वाला सिम्फनी सूमो। बाहर भी अंदर जैसी बड़ी ठंडक, बड़ा आराम। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। राइट। तुम फिट हो बॉस? डॉलर, बिग बॉस, फिट है बॉस। क्या रात, क्या सुबह, हर दिल चाहे दिलरुबा। दिलरुबा पान मसाला। खुशियों का स्वागत कीजिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी युक्त डाइकिन एसी के साथ और हर दिन को खुशहाल बनाइए। डाइकिन, विश्व की नंबर 1 एयर कंडीशनिंग कंपनी फ्रॉम जापान। आवाज की तो गोली चला दूंगा। पुलिस को फोन लगाया तो तुम्हारी मम्मी को फोन लगा रहा हूँ। माँ को क्यों? अरे उनको अच्छा लगेगा ना, उनका बेटा बड़ी बड़ी चीजें चुरा रहा है। अमूल मच, बड़े आराम से। पहलवान ने किया ब्लास्टो पर जोरदार हमला, पर ब्लास्टो टैंक वही मजबूत का मजबूत। ब्लास्टो रफ टफ टैंक। आलू पूरी तू भी कभी हाथ लग सही से, मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रही हूँ, बस यूं ही टुकड़ों पे जी रही हूँ। टुकड़ों पे जीना छोड़ो, ले आओ सफोला मसाला ओट्स। होल ग्रेन ओट्स, हाई फाइबर, रियल वेजिटेबल्स और स्वादिष्ट मसालों का जबरदस्त टेस्ट। सफोला मसाला ओट्स, मजेदार खाओ जी भर के। यूज करो निशा कलर परफेक्ट। ये दे बालों को नेचुरल लुक, डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। Today, people in the farthest corners of India are drinking our tea. You know how? क्योंकि FedEx है ना? FedEx ground shipping covers all parts of India. एक ठो joke. How do you cut roads? By laughing. क्योंकि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। FedEx takes care of your logistics, so you can do your own thing. One FedEx, many solutions. ए, मेरी गर्दन पे क्या देख रहे हो? बोतल की गर्दन पे सही दाम लिखा है? पागल नहीं तो। छोटी हो या बड़ी, हर बोतल की गर्दन पे लिखा है सही दाम। सही दाम में पियो, खुश रहो। सर, आपके होम लोन के लिए भी टाइम लगेगा। आपने जो पेपर्स मांगे थे मैं वही लेकर आया हूँ। तो पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए। सॉरी सर, आपका लोन डिले हो गया है। Do you know who I am? आपके बैंक के गुंटूर ब्रांच में मेरे चाचा बैंक मैनेजर हैं, हरि प्रसाद। Excuse me, my CIBIL TransUnion score is 750. आजकल आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं नंबर जरूरी है। आपको भी लोन चाहिए तो लॉग ऑन टू www.cibil.com and check your CIBIL TransUnion score to know your eligibility. What's your name? What's in a name? Get your CIBIL TransUnion score. प्रेस्टीज एनीथिंग फॉर एनीथिंग ऑफर में पुराने पैन के एक्सचेंज में कुछ भी मिल सकता है। क्या लेंगे? कॉफी मेकर। जूस। Okay. Juicer. Done. Juicer. One more chance. Best of 3. Hey, Yeah. No. Juicer. Juicer. Hey. जो
बीवी से करे प्यार। वो प्रेस्टीज से कैसे करे प्यार? खुशियों का स्वागत कीजिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी युक्त डाइकिन एसी के साथ और हर दिन को खुशहाल बनाइए। डाइकिन विश्व की नंबर 1 एयर कंडीशनिंग कंपनी फ्रॉम जापान। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आवाज की तो गोली चला दूंगा। पुलिस को फोन लगाया तो तुम्हारी मम्मी को फोन लगा रहा हूँ। वहाँ को क्यों? अरे उनको अच्छा लगेगा ना, उनका बेटा बड़ी बड़ी चीजें चुरा रहा है। अमल माच बड़े आराम से। खुशियों का स्वागत कीजिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी युक्त डाइकिन एसी के साथ और हर दिन को खुशहाल बनाइए। डाइकिन विश्व की नंबर 1 एयर कंडीशनिंग कंपनी फ्रॉम जापान। पहलवान ने किया ब्लास्टो पर जोरदार हमला, पर ब्लास्टो टैंक वही मजबूत का मजबूत। ब्लास्टो रफ टफ टैंक। भाई और बहनों, हमारा वादा है देश का हर बच्चा स्कूल जाएगा। हमारा एक ही नारा है, देश का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। वोट हमको। हम शांति एवं अहिंसा में विश्वास रखते हैं। 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तू फिट नहीं, इसलिए तुझे वोट नहीं। डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। The Sony Xperia Z2 smartphone is uniquely designed to be waterproof, so you can use it in more places without having to worry. The Sony Xperia Z2, our best ever smartphone. Let's have a big bang, step on the juice. There's fun in the air, passion, people on the loose. Hands on the wheel, eyes on the road. Wind in my hair, running overload. Do you get my drift? We can take you places, 'cause we the Swift, we the Swift. Right. तुम फिट हो बॉस? डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। ये चेयर बहुत बोरिंग है यार, ये बेटर है। नो, ठीक तो है, कुछ बदलना है तो इसे बदलो। फ्रिज ठीक तो है, पर स्मार्ट नहीं। Samsung Smart Refrigerator with digital inverter technology. Move up to the Samsung Smart Refrigerators. Una, ota, ona, ika. Oh man. अब तो सुधर जाओ, क्विकनिक चबाओ, ठीक से बताओ। पेश है तंबाकू छोड़ने का नया तरीका, क्विकनिक, एक स्वादिष्ट निकोटीन गम। इसे थोड़ा चबाओ, बिठाओ, दोहराओ और तंबाकू चबाने से आजादी पाओ। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। उडवर्ड्स 1 चम्मच, आराम, गैस, एसिडिटी और बदहजमी से तुरंत राहत दिलाए। काम ऐसे जादू जैसे। ओए काके, ऑमलेट चाहिए। 10 अंडा। ओए संता, बता दे गर्मी में अंडा नहीं बनता। कौन कहता है गर्मी में अंडा नहीं बनता? अंडे बना दे। अंडे खाओ, गरम धरम बन जाओ। अरे बंद करो भाई, ये मच्छर घुस जाएगा। यकीन नहीं होता ना? स्लीपवेल मैट्रेसेस के हर जोड़े के साथ एक शानदार कंफर्टर या बेडशीट सेट बिल्कुल मुफ्त। जल्दी कीजिए। खुशियों का स्वागत कीजिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी युक्त डाइकिन एसी के साथ और हर दिन को खुशहाल बनाइए। डाइकिन विश्व की नंबर 1 एयर कंडीशनिंग कंपनी फ्रॉम जापान। Hey, how's the new house looking? Hello. It's presenting the new Aspira from Royale, a paint technologically so advanced it comes with a 5-year warranty and Teflon surface protector. Aspira from Royale, it's beyond words. ये क्या है? सेफ्टी के लिए साहब जी, कोई परंपरा है। अब किसने बचाया तुम्हारा नींबू को? साहब जी आपने। सीएट टायर्स ने। गाड़ी नींबू मिर्ची के भरोसे नहीं, सीएट टायर्स पे चलाइए। बड़े ट्रेड ब्लॉक, बेहतर ग्रिप, बड़ा कंट्रोल। सीएट एसयूवी टायर्स। आवाज की तो गोली चला दूंगा।
पुलिस को फोन लगाया तो तुम्हारी मम्मी को फोन लगा रहा हूँ। माँ को क्यों? अरे उनको अच्छा लगेगा ना, उनका बेटा बड़ी बड़ी चीजें चुरा रहा है। अमूल मच, बड़े आराम से। भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। जय हो जनता जनार्दन की। छद्म, धर्मनिरपेक्षता एवं जातिवाद की आड़ में चल रही वंश परंपरा की राजनीति समाप्त। हमें विश्वास है कि नई चेतना के साथ नई दिशा में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सब देश में एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चिंता यदि हो रही है तो मुस्लिम की भी चिंता हो जाएगी। यह बात काम की है, विकास की है। मोदी जी में एक नया नेतृत्व देखते